संबित, मेरा सवाल, सीधा सवाल, साफ जवाब, क्या उस दिन नीतीश कुमार ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी, यशवंत सिन्हा, राजनाथ सिंह और साथ ही साथ नितिन गडकरी जो उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एकाएक डिनर कैंसिल करके अपने मेहमानों के नीचे से थाली नहीं खींच ली थी? क्या ये बीजेपी के नेताओं का अपमान नहीं था? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, मैं इसे अपमान नहीं मानता। सहयोगी दल ने अगर कुछ किया है तो बड़े दिल को दिखाते हुए इस विषय पर चर्चा करना चाहिए, क्या हुआ क्या। और मैं मानता हूँ, नहीं नहीं, और मैं मानता हूँ, भले ही कहेंगे मुझे उत्तर देने की झूठी, मुझे उत्तर देने का मौका दिया जाए। मोहब्बत मना है, एयरपोर्ट पे ड्रामा देखा गया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बनी है, जिस प्रकार संघर्ष करके हमारा एक एक नेता बढ़ा है, ये डिनर कैंसिल करना और डिनर से हमारी इज्जत खराब या बढ़ नहीं जाती है। देश किस तरह आज कोलगेट स्कैम सामने आया है, किस प्रकार से वेटेड इंटरेस्ट के साथ देश आगे बढ़ रही है, इससे हमारा इज्जत बढ़ता या घटता है। ये छोटे मोटे डिनर और इसकी जो डिनर डिप्लोमेसी होती है, हमारे नेता इसको लेकर कभी भी नाराज नहीं होते, ना ही खुश होते। और दीपक जी, मुझे लगता है इस विषय इस विषय पे जरूर हमारे नेताओं का जेडीयू के साथ विषय हुआ होगा और आपसी सहमति के बाद ही डिनर कैंसिल हुआ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई भी आपसे सहमति नहीं रखेगा इस बात पर। एनके साहब, आपसे बड़ा सवाल ये, क्या ये सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों को लेने की राजनीति के तहत इसे देखा जाए कि जो 16% वहां पर अल्पसंख्यक है बिहार में, वो कहीं छिटक न जाए नीतीश कुमार से? और बड़ा सवाल ये भी, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करने की कोशिश नीतीश कुमार की ओर से पिछले 2.5-3 सालों में इतनी तेजी से क्यों की जा रही है? नहीं, ये एक अजीब सा है। यही नहीं, चंद्रबाबू नायडू भी करते थे जी। और ये हो रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम मुसलमानों का वोट भी अपनी तरफ कुछ खींचें। मैं ये नहीं मानता हूं कि मुसलमानों का वोट नीतीश को जाता है जी। बहुत थोड़ा सा जाता है, और वो भी मुझे नहीं लगता कि इस दौरान लोकसभा की 10 सीटें हैं जो प्रभावित हो सकती हैं अगर वो अल्पसंख्यक वोटों के लिहाज से ओवरऑल लीजिए तो 16.5% वोट हैं वहां पे पॉपुलेशन है, उसी हिसाब से अगर आप देखें। पर फैक्ट दूसरा है, अगर आप इस समय नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी का सपोर्ट बेस दोनों मिला लें तो करीब 39% होता है, जबकि कांग्रेस, एलजेपी और लालू यादव इन दोनों का मिला के करीब 41% होता है, जो कि नेचुरल कॉम्बिनेशन है। तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार ये स्टेप लेंगे कि कांग्रेस प्लस नीतीश ये दोनों मिला के 32% पे आके सिकुड़ जाए या 34% पे, और सीट में जब कन्वर्ट करे तो 0 हो जाए, क्योंकि हमारा एफपीटीपी सिस्टम जो है उसमें विनेबिलिटी पॉइंट क्रॉस करना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के साथ जाके नीतीश को कहीं से भी कोई फायदा है। लिहाजा ये जो कुछ भी आप देख रही हैं, एक मुसलमानों के लिए मैसेज है, अल्पसंख्यकों के लिए एक मैसेज है कि देखो तुम्हारे लिए हम कितना चिंतित है कि हम मोदी को नहीं आने देने के लिए सब कुछ दिल्ली में जाके कर रहे हैं। इतने मैसेज से काम चल जाएगा। और बाकी जैसे दीपक ने कहा, वो गोल गोल शब्द आएंगे, भारत में हिंदी में शब्द बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो उन शब्दों को लाके जिसका कोई मायने नहीं होगा, एक रिजोल्यूशन बनेगा जिसमें यह कहा जाएगा कि भाई देखिए आप लोग अच्छा कैंडिडेट चुनिए, सेकुलर होना चाहिए, ये वगैरह वगैरह कह के अगर कोई नीतीश से पूछ दे कि अच्छा बताओ पूरी की पूरी भाजपा में सेकुलर कौन है, भाजपा खुद सेकुलर है उस पैरामीटर के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से नीतीश के पास जवाब नहीं होगा। तो ये शुद्ध पोस्चरिंग है और हमें इसको पोस्चरिंग की तरह ही लेना होगा। और राजनीति में हाथी के दिखाने के दांत कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। यतेंद्र के पंचल चलते हैं। यतेंद्र, अभी अंदर से क्या कुछ जानकारी निकलकर बाहर आ रही है? देखिए, अगर अंदर की बात करें तो अभी जो प्रस्ताव है उन्हीं के ऊपर चर्चा चल रही है। थोड़ी देर पहले जो जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, उनको एक बार फिर से कार्यकाल के लिए उनका चुनाव किया गया है और कार्यकारिणी ने उस पर मोहर लगाई है। और उम्मीद है कि जो शाम को जो दूसरा सेशन होगा लंच के बाद, उसमें जो जेडीयू के नेता है वो पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा करा सकते हैं, अपने नेतृत्व पर दबाव बना सकते हैं कि जल्दी से जल्दी बीजेपी को एक समय सीमा निश्चित की जाए जिसमें पीएम पद की उम्मीदवारी की घोषणा हो सके। और जहां तक जो बार बार वो बात करते हैं पीएम पद का जो भी उम्मीदवार हो वो सेकुलर हो, तो बीजेपी ने पहले से साफ कर दिया है कि उनकी नजर में मोदी सेकुलर है। तो एक तरह से करारा जवाब है और इसके ऊपर भी उनको मंथन करना पड़ेगा कि अगर सेकुलर की क्या परिभाषा होगी। इस पर भी जेडीयू के नेता चर्चा अपने नेतृत्व से कहेंगे कि वो जो चर्चा है वो इस सेकुलर को लेकर करें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जिस शब्द को लेकर चल रहे हैं उसके मुकाबले मोदी का नाम उन्होंने आगे कर दिया है। बहुत कठिन होगा क्योंकि एक तरफ राम जेठमलानी 100% सेकुलर मोदी को बताते हैं, सेकुलर करार देते हैं राजनाथ सिंह, और खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे लिए धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है इंडिया फर्स्ट। लेकिन दीपक जी,
क्योंकि आखिरी के 2 मिनट बचे हुए हैं, बड़ा सवाल ये उठता है, लगातार जो नूरा कुश्ती इस वक्त देखने को मिल रही है, अगर बीजेपी को 6 से 7 महीने का वक्त जेडीयू देती है तो इससे फायदा किसको होगा? क्योंकि मोदी के नाम पर इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस देश के राजनीतिक सिनेरियो में इस वक्त 3 बड़े ध्रुव बने हुए हैं। एक 4 बड़े ध्रुव बने हुए हैं। एक मुलायम सिंह यादव है जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियों से कोई तालमेल या गोलमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से असफल हैं। दूसरा है यूपीए, तीसरा है एनडीए और चौथा जनता दल यूनाइटेड बन गया है बाय वर्च्यू अपोजिंग नरेंद्र मोदी। इस वक्त जो है वो 2 नावों पर सवारी कर रहे हैं, बीजेपी की नाव पर भी सवार है और नीतीश कुमार की बातचीत जो है वो कांग्रेस के नेताओं से भी चल रही है। कांग्रेस के नेता उनसे बोलते हैं आप संबंध तोड़ो, हमारे साथ संबंध जोड़ो, चुनाव के लिए आगे बढ़ें, चुनाव के लिए तैयार हो। बीजेपी वाले बोलते हैं 17 साल से हमारे संबंध है, वादा खिलाफी करेंगे तो क्या होगा। इन तीनों परिस्थितियों के बीच अब जो नीतीश कुमार ने अपने सामने अपने आप को बड़ा साफ छवि और सेक्युलर छवि बनाने के लिए एक जो आडंबर ओढ़ रखा था ना, उस आडंबर के या तो निकलने या फिर टूटने या उसी के अंदर घुस जाने का वक्त आ गया है। क्योंकि 2 दिन की इस मीटिंग को जितना हाइप कर दिया गया है, उसके बाद जेडीयू को आर या पार का फैसला लेना ही होगा। और अभी तक के संकेत जो हमको बताते हैं वो संकेत ये होगा कि जेडीयू को अपनी लाइन को नरम करना पड़ेगा, वरना इसके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में जेडीयू को देखने को मिल सकते हैं। एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट आपसे मनीष। वक्त के साथ बोल बदलने का हुनर नेताओं को बखूबी आता है। जब हम उनसे आगे पूछेंगे तो कहेंगे वो बात तब की थी, ये बात अब की है। बिल्कुल, लेकिन बात करने का हुनर काम तो आता है, मगर सिर्फ बातों से भरा काम चला करता है। सभी मेहमानों का इसी के साथ बहुत शुक्रिया। जेडीयू की जो बैठक जारी है उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ऋचा के साथ तमाम और खबरें।